हेलो दोस्तों, आप एक बात जानते होंगे कि आपके जो इंग्लिश के एग्ज़ाम है उसमें एक पोएम का समरी लिखने के लिए आता है और एक प्रोज सेक्शन का समरी लिखने के लिए आता है। पोएम में जो पोएम है उसका समरी आपको लिखना पड़ता है और प्रोज सेक्शन में जितने चैप्टर्स हैं उनको समराइज करके आपको लिखना पड़ता है। ऐसे ही हम एक समरी लेके आए हैं भारत इज़ माई होम की। बहुत ही शॉर्ट समरी है, आप आसानी से लिख सकते हैं, केवल आप ध्यान से सुनिए और इसको समझ के अपने लैंग्वेज में लिखना है। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक ओथ एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। ये जो भारत इज माई होम है वो एक स्पीच है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दी गई थी जब उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। ओथ का मतलब शपथ। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति पद की शपथ 1967 में लिए थे। ही मेड ए स्पीच ऑन दैट ओकेजन। और जब वो शपथ ले रहे थे तो उसी वक्त उन्होंने एक भाषण दिया था। प्रेजेंट एसे इज एन एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम दैट वेरी स्पीच। ये जो एब्स्ट्रैक्ट, ये जो टुकड़ा है, एक टुकड़ा जो इस चैप्टर में दिया गया है वो बस उससे निकाला गया है। उसका वो पूरे स्पीच का एक टुकड़ा है ये एसे। ही एड्रेसेस इंडिया एज ए यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। वो भारत को कैसे संबोधित कर रहे हैं कि ये प्राचीन लोगों का युवा दिमाग है। एंड प्लेस हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ आवर ओल्ड कल्चर वैल्यू एंड आइडल्स। इन लाइन से वो कहना चाह रहे हैं कि भारत की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, वो बहुत ही पुरानी है और इसकी वैल्यू बहुत ही महान है। इसके आदर्श बहुत ही ऊंचे हैं और मैं इन सब की सेवा करूँगा क्योंकि मुझे इतनी ऊंचा पद यहाँ के लोगों ने दिया है। He declares to work sincerely for the economic, social and moral development of this great nation. जाकिर हुसैन कह रहे हैं कि ये जो राष्ट्र है ये बहुत ही महान राष्ट्र है। डिक्लेयर यानी घोषणा करना। वो घोषणा कर रहे हैं कि यहाँ के आर्थिक, सामाजिक और नैतिक विकास के लिए मैं सिंसियरली काम करता रहूँगा। He calls upon Indian to give up their lethargy. लेथर्जी यानी आलसपन। वो यहाँ के लोगों से कह रहे हैं, युवा लोगों से कह रहे हैं कि आप अपने आलस को छोड़ दीजिए। आपने जो आलस अपने दिमाग में बैठा के रखा है उसको निकालिए। एंड वर्क हार्ड फॉर देमसेल्व्स एंड देयर नेशन। और खुद के लिए बहुत ही कड़ा परिश्रम कीजिए और राष्ट्र के लिए भी बहुत परिश्रम कीजिए। ही सेड दैट इंडिविजुअल एंड सोसाइटी ग्रो टुगेदर। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति होते हैं और समाज होते हैं वो साथ साथ ही ग्रो करते हैं, साथ साथ ही विकास करते हैं। एक के विकास के बिना दूसरा का विकास संभव नहीं है। आप कह सकते हैं दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। सो डिसिप्लिन, सोशल हार्मोनी एंड हार्ड वर्क आर द कीज टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि देश के विकास में योगदान दे सकती है? तो डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन में रहते हैं, शिष्टाचार में रहते हैं, आप नियम कानून में रहते हैं तो देश का विकास संभव है। सोशल हार्मोनी यानी सामाजिक समरसता, आपस में मिलजुल कर रहना, हार्ड वर्क कठिन परिश्रम, इन्हीं सब से देश आगे बढ़ सकता है। इन हिज व्यू, उनके नज़र में एजुकेशन इज़ ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। यानी किसी भी राष्ट्र का निर्माण जो है एजुकेशन से हो सकता है। एजुकेशन ही प्रमुख साधन है जिससे कोई राष्ट्र आगे बढ़ सकता है, शिक्षा से। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन इन द नेम ऑफ कलर, कास्ट, रिलीजन एंड लैंग्वेज। डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव। किसी भी व्यक्ति के रंग को लेकर, उसके जाति को लेकर, उसकी धर्म को लेकर, उसकी भाषा को लेकर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये देश के डेवलपमेंट में समझिए कि एक बाधा है। आप लोगों ने पढ़ा होगा मार्टिन लूथर जूनियर का वो पीस, जिसमें कि वो आंदोलन ही इसलिए हो रहा था क्योंकि वहाँ पर भेदभाव किए जा रहे थे, वो भी रंग के आधार पर, रंग भेद की नीति थी। लेकिन ये यहाँ के लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ही ऑल्सो रिमेंबर्स राधा कृष्णन ऑन दिस ओकेजन। इस अवसर पर वो डॉक्टर राधा कृष्णन को भी याद करते हैं। एंड प्रेजेज इन ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ एजुकेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। प्रेज का यानी प्रशंसा करना, और वो उनकी प्रशंसा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस प्रेसिडेंसी को बहुत सारा शिक्षा प्रदान किया और वेल्थ ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का एक कीमती
हीरा मोती टाइप संपत्ति, वेल्थ यानी संपत्ति और ज्ञान की संपत्ति उन्होंने प्रेसिडेंसी को दी है। दोस्तों ऐसे में इसका पूरा समरी कंप्लीट हुआ। आप इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इस समरी को 1-2 बार सुनिए, समझिए और आसानी से आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अ पिंच ऑफ स्नफ की पूरी समरी। A Pinch of Snuff is a very interesting and entertaining story by famous Indo-Anglian writer मनोहर मालवणकर। पिंच ऑफ स्नफ का मतलब होता है, पिंच यानी चुटकी भर और स्नफ का मतलब होता है तंबाकू इन पाउडर फॉर्म। नानू काका जो इस कहानी के मेन कैरेक्टर हैं वो तंबाकू को पाउडर फॉर्म में हमेशा लिया करते थे। ये स्टोरी एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार स्टोरी है। इंटरटेनिंग यहाँ पे हो जाएगा ENTERTAINING, रोचक कहानी है। किनके द्वारा लिखी गई है तो मनोहर मालवणकर के द्वारा, जो कि एक प्रसिद्ध इंडो एंग्लियन राइटर है। इंडो एंग्लियन राइटर का मतलब होता है ऐसे राइटर जो कि इंडियन होते हैं लेकिन अपनी राइटिंग को इंग्लिश भाषा में कैरी करते हैं। स्टोरी ह्यूमरसली नरेट्स द एंटिक्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ नानू काका who reaches the corridors of power on the basis of his lie and deceit। ये जितने भी चालाकी जो है पूरी स्टोरी ये नानू काका के कार्यकलापों को दिखाती है कि कैसे करके वो पावर के एकदम कॉरिडोर पे पहुंच जाते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं केवल और केवल झूठ बोलकर और लोगों को धोखा देकर। झूठ बोलना उनकी सबसे बड़ी आदत है। ही इज़ एबल टू गो एनीवेयर, वो कहीं भी जा सकते हैं। एंड गेट एनी वर्क डन विथ हिज लाई, और वो कोई भी काम, जो भी काम उन्हें निकालना होता है अपने झूठ के बल पर वो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन कभी भी रंगे हाथों पकड़ाते नहीं हैं। नानू काका इज़ मैटरनल अंकल ऑफ द राइटर। नानू काका जो हैं, जो राइटर हैं, जो कि इस कहानी को लिख रहे हैं, उनके मामा जी हैं। नानू काका उनके मामा जी हैं और जो राइटर है वो खुद एक डिप्यूटी सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन है अंडर ए मिनिस्ट्री। यानी ऑन प्रोबेशन का मतलब होता है कि आपको कुछ समय के लिए रखा गया है ताकि आपके वो कार्यकलापों को देख सके कि आप आगे काम कैसे करेंगे। वो खुद प्रोबेशन पे थे बेचारे। और नानू काका क्यों आए थे यहाँ पे? ताकि उनको किसी मिनिस्टर से मिलना था। इट इज़ हु नरेट्स द स्टोरी हियर। तो यहाँ पे जो भांजा है वही ये कहानी सुना रहा है अपने मामा के बारे में। नानू काका अराइव्ड एट हिज हाउस टू मीट ए मिनिस्टर। नानू काका अपने भांजे के घर क्यों आते हैं? क्योंकि उन्हें कुछ मिनिस्टर से मिलना था और ज़्यादा समय तक वो रुकने वाले भी नहीं थे। ही मैनेज टू ट्रेवल 2nd क्लास ऑन ए 3rd क्लास टिकट। नानू काका इतने चालाक थे कि उनके पास 3rd क्लास का टिकट रहता था और वो 2nd क्लास पे ट्रैवल करते थे और ये उनकी हमेशा की आदत थी। और वो जो टिकट कलेक्टर होता है उसे भी आसानी से ये जो है अपने बातों में ले लेते थे। ही विन्स द ट्रस्ट ऑफ सोहन लाल रतीराम। और ऐसा करके उन्होंने सोहन लाल रतीराम का ट्रस्ट भी जीत लिया, जो कि कौन है? अ बिग लीडर ऑफ द पार्टी इन पावर बाय फ्लॉन्टिंग हिज इंटीमेसी विथ हजरत बरकत अली। उन्होंने सोहन राम रतीराम के पास जाकर एक कहानी सुनाई थी कि हजरत बरकत अली के बारे में कि वे तो उनको बचपन के दोस्त हैं, कभी कभी काम पड़ता है तो कैसे उनसे ही सलाह लेते हैं। तो ऐसा करके सोहन लाल रतीराम, जो कि एक बहुत ही बड़े लीडर थे पार्टी के, ये उनका ट्रस्ट जीत लेते हैं। ही एश्योर रतीराम ऑफ द फॉरेन पोस्टिंग ऑफ हिज सन। अपने रतीराम को अपने बेटे की फॉरेन पोस्टिंग के बारे में भी वो सुनिश्चित करवाते हैं। ही मैनेज ए बिग स्टेटली कार बाय ड्यूपिंग द कार एजेंसी। उन्होंने अपने भांजे को कहा था कि तुम्हारी जो कार है वो बहुत ही पुरानी हो गई है, अब ये किसी काम की नहीं है, इसको बदल दो। अब हम जब मिनिस्टर से मिलने के लिए जाएंगे तो एक बहुत ही बड़ी कार में जाएंगे। एक कार एजेंसी से बात करके वो बड़ी कार में चले गए हैं और राइटर को उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम सिर्फ मेरे ड्राइवर बनो। ही हिमसेल्फ पुट ऑन क्लॉथ। उन्होंने खुद अलग अलग कपड़े पहने थे। एंड लुक्स ऑफ द हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ ए प्रिंसली स्टेट। और उन्होंने खुद को ज्योतिषी बताया। किसी ज्योतिषी भी ऐसा वैसा नहीं, हेरेडिटरी यानी कि उनके पुश्तों से चला आ रहा किसी भी प्रिंसियल स्टेट का। ही मेक्स सच ए इम्प्रेशन ऑन द वेलफेयर मिनिस्टर दैट द मिनिस्टर हिमसेल्फ विजिट हिम देयर आफ्टर। उन्होंने ऐसा इम्प्रेशन वेलफेयर मिनिस्टर के सामने किया कि मिनिस्टर खुद उनसे मिलने के लिए यानी कि परेशान हो गए। इतने चतुर थे नानू काका। आगे देखिए।
द राइटर इज लेफ्ट विविल्डर एट नानू काका आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग। विविल्डर यानी आश्चर्य से भर गए कि कैसे ये जो नानू काका है झूठ बोलकर, झूठ को सच बनाकर, और कैसे ही इन्होंने दूसरे का विश्वास ये जीत लेते हैं केवल और केवल झूठ बोलकर। दोस्तों इसका समरी कंप्लीट हुआ। समरी ऑफ इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, यानी भारत एक यात्री की नज़रों से। ये जो सेक्शन है ये एक यात्री के द्वारा लिखी गई है। वो यात्री एक महिला यात्री है। भारत में उन्होंने क्या क्या देखा, भारत आने का उनका क्या रीज़न था, ये सब उन्होंने इसमें बताया है। ये कहानी लिखी गई है ये यात्रा पर्ल एस बक के द्वारा। पर्ल एस बक एक नोबेल प्राइज़ विनर है, अमेरिकन राइटर है। गुड अर्थ उनकी मास्टरपीस है। शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ इंडिया, भारत उन्हें बड़ा ही पसंद है। भारतीय लोग और यहाँ के जो लाइफ स्टाइल है ये उन्हें बहुत भाते हैं। द प्रेजेंट एसे हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हर बुक माई सेवरल वर्ड्स। ये जो प्रेजेंट एसे है उनकी ये जो बुक है एक माई सेवरल वर्ड्स से ली गई है। इन दिस एसे शी रिवील्स अ डीप लव एंड अफेक्शन फॉर इंडियन लाइफ। इस एसे में भारतीय जीवन के लिए गहरा प्रेम और रुचि उन्होंने व्यक्त किया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, ड्रामेटिक है और हाईली सैक्रेड यानी बहुत ही ज़्यादा पवित्र है। शी फाइंड इंडिया कंट्री ऑफ यूनिटी एमिड्स डाइवर्सिटी। सभी लोग ये बात जानते हैं कि भारत जो है विविधता में एकताओं का देश है। ये बात पर्ल एस बक भी मानती है। हर पीपुल आर रिलीजियस एंड पैशनेट। यहाँ के लोग जो है बड़े ही धार्मिक और पैशनेट हैं। दे आर पोलाइट, बड़े सभ्य हैं, सिविलाइज हैं और बहुत ही हॉस्पिटेबल हैं, यानी कोई भी चीज़ को बहुत ही गहराई से बर्दाश्त वो करते हैं, बहुत ही सहनशील हैं। दे हैव डिफरेंट फेथ एंड रिलीजन्स, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, हैव डिफरेंट फिजिकल फीचर, बट ए काइंड ऑफ आइडियलिज्म परमिट्स द लाइफ ऑफ एवरी इंडियन। देखिए, जब भी विविधता में एकता कब होगी, जब यहाँ के लोग अलग होंगे, उनका धर्म अलग होगा, अलग अलग भाषा वो बोलेंगे, उनके फिजिकल फीचर्स यानी आप यहाँ देखेंगे किसी का रंग गोरा है, किसी का रंग काला है, लेकिन एक प्रकार का आदर्शवाद प्रत्येक इंडियन के जीवन को बांधे रखता है, जोड़े रखता है। दे हैव क्लीन हैबिट्स एंड आर फॉन्ड ऑफ प्योरिटी एवरीवेयर। उनकी जो आदतें हैं बड़े ही साफ है और हर जगह आप उनके घर में, उनके जीवन में शुद्धता देखेंगे। They mostly live in joint family where the elders are respected and the disabled are well looked after। ये हमेशा जॉइंट फैमिली में रहते हैं, यानी अलग नहीं रहते हैं। बड़े बड़े जैसे कि पिताजी हैं, चाचा जी हैं, दादाजी हैं, दादी हैं, ऐसे जॉइंट फैमिली में रहते हैं जहाँ पे बड़ों को बहुत ही सम्मान दिया जाता है, उनकी बातों को माना जाता है। और जो डिसेबल्ड यानी शारीरिक रूप से जो विकलांग होते हैं, जिनके हाथ पैर आदि में दिक्कत होते हैं, वेल लुक्ड आफ्टर, बड़े ही अच्छे से उन्हें ध्यान रखा जाता है। पीपुल आर पॉलिटिकली कॉन्शियस, यानी राजनीतिक रूप से वो बहुत ही चेतना है, उनमें बहुत चेतना है। एंड पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ द कंट्री इज़ सेल्फलेस। और इस कंट्री का जो पॉलिटिकल लीडर है, लीडरशिप है, जो लीडर यहाँ के, तो वो सेल्फलेस होते हैं, यानी वो स्वार्थी नहीं होते हैं। वो सब लोगों के बारे में सोचते हैं अगर वो इतना दूर पहुँच जाते हैं तो। डेडिकेटेड टू द वेलफेयर ऑफ इंडियंस, और भारतीयों के अच्छे के लिए, भले के लिए वो पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। हाउएवर शी सैड टू सी द माइजरेबल कंडीशन ऑफ इंडियन पीसेंट। माइजरेबल यानी एक समझिए बहुत ही नीचे कंडीशन, बहुत ही पीड़ित अवस्था है। भारतीय किसानों की पीड़ित अवस्थाओं को देखकर वो बहुत ही दुखी हैं, क्योंकि यहाँ के किसान तब भी गरीब थे, अब भी गरीब हैं। देयर चिल्ड्रन आर माल न्यूट्रिस्ड, उनके बच्चे जो हैं माल न्यूट्रिशन की कमी से है, यानी उनमें पोषण की बहुत ज़्यादा कमी है। ऐसे बच्चे जो होते हैं उनके देखिएगा आप, उनके पेट बाहर निकले होते हैं, क्योंकि दूध इन सब से उन्हें कभी भेंट नहीं होता। एजुकेटेड यूथ हैव नो जॉब्स, ये जो है, ये जो परंपरा है ये तो आज भी है। जो पढ़े लिखे युवा हैं उस वक्त भी उन्हें कोई जॉब नहीं था, आज भी उनको कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं बदला है आज भी भारत में।
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ नॉट रैपिड एंड वाइड। ये कहानी भी आज भी है। देखिए पर्ल एस्बर्ग कब आए थे यहाँ पे, उनको मरना भी 50-60 साल हो गया, लेकिन यहाँ कुछ नहीं बदला है। यहाँ पे जो औद्योगिक विकास है ये भी बहुत तेज़ी से नहीं हो रहा है और बहुत ज़्यादा फैला भी नहीं है। सी हैज़ टॉक ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। देखिए भारत की बात वो तब कर रही है जबकि भारत आज़ाद नहीं था, भारत गुलाम था, अंग्रेज़ थे यहाँ पर। सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया चेंज लॉट, ऐसा बुक वाले का मानना है कि इंडिपेंडेंस के बाद भारत काफ़ी कुछ बदला है। लेकिन अगर आप इन सब तथ्यों को मिलाते हैं तो देखना सोचने वाली ही बात है कि आखिर यहाँ पे बदला क्या है। नौकरी तब भी नहीं थी, नौकरी अब भी नहीं है, किसान तब भी गरीब थे, किसान अब भी गरीब है, बदला कुछ नहीं है। बस ये जो है मेंटलिटी है कि यहाँ बदल गया है। क्या बदला है ये तो दिख ही रहा है। हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सभी उसके सभी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम द आर्टिस्ट का पूरा समरी करने वाले हैं। ये जो समरी होती है इसके लिए आप ये समरी सीधे आपको पूछा जाता है और इसके लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाते हैं। तो अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो द आर्टिस्ट इज़ अ ब्यूटीफुल शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय शिगा नोया। ये एक बहुत ही सुंदर छोटी कहानी है जो कि शिगा नोया के द्वारा लिखी गई है। ए फेमस जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर, और शिगा नोया एक प्रसिद्ध शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं जापान के। इन दिस स्टोरी द ऑथर हैज़ डिस्क्राइब्ड एन आर्टिस्ट नेम सीवी। इस कहानी में लेखक ने एक आर्टिस्ट, एक कलाकार को चित्रित किया है जिसका नाम सीवी है। ही हैज़ ए हॉबी यानी शौक, फॉर कलेक्टिंग गर्ड्स। गर्ड्स एक बड़े आकार का फल होता है, उसका शौक था एक बड़े आकार के फल यानी गर्ड को कलेक्ट करना। ही बाज देम फॉर ए फ्यू सेन। सेन जापान की करेंसी है, वो इसको कुछ पैसे में ख़रीद लेता था, कुछ सेन में ख़रीद लेता था। व्हेन ही कम्स होम एट फर्स्ट ही मेक्स अ नीट होल एट द टॉप ऑफ द गर्ड्स। जैसे ही वह ख़रीदता था इसको घर लेकर आता था और इसके ऊपर में सबसे ऊपर वाले भाग में छेद करता था। एक्सट्रैक्ट सीड्स, एक्सट्रैक्ट यानी निकालना, उससे उसके सीडों को, बीजों को निकाल लेता था। फिल देम विथ टी लीव्स, और उसमें चाय की पत्तियों को भर देता था ताकि जो रीड यानी उससे बचना, ताकि जो वो बैड स्मेल आती है वो स्मेल ना आ पाए। सीवी वॉज ए 12 ईयर ओल्ड प्राइमरी स्कूल बॉय। सीवी की उम्र 12 साल थी और वह प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। आफ्टर क्लास ही वॉन्डर्स, वॉन्डर्स यानी भटकना, घूमना। द होल टाउन लुकिंग फॉर गर्ड्स, और क्लास करने के बाद वह पूरे टाउन में घूमता रहता था, भटकता रहता था, क्योंकि उसे गर्ड्स की तलाश थी। गर्ड्स कलेक्शन की उसकी हॉबी थी और इसके लिए तलाश में उसे अपने जगह के सारे गली मोहल्ले सभी जगहों के नाम पता थे जहाँ पर कि गर्ड्स मिला करते थे। ही लिव्स इन हार्वर्ड टाउन। हार्वर्ड टाउन का हार्वर्ड यानी बंदरगाह, बंदरगाह वाली जगह पर रहता था। बंदरगाह का मतलब होता है तट पर वह स्थान जहां जहाज़ों को समुद्र की लहरों तथा खराब मौसम से बचाने के लिए बांध दिया जाता है। आगे है कि ही नोज़ ईच प्लेस वेयर गर्ड्स इज सोल्ड। वो सभी जगहों को जानता था जहाँ पर कि गर्ड्स बिका करते थे। ही इज़ एबल टू रिकॉग्नाइज ऑलमोस्ट एवरी गर्ड इन द मार्केट, और वो सभी गर्ड को पहचानने लगा था कि कौन से गर्ड किस प्रकार है। अब फल ही आते हैं तो फल में अलग अलग प्रकार होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंगो, उसमें हर प्रकार के प्रकार होते, हर वैरायटी के आम आते हैं जब सीजन होता है। तो इस प्रकार में गर्ड में भी उसको सभी की पहचान हो गई थी। बट हिज फादर डज नॉट लाइक इट, लेकिन उसके पिता ये सब पसंद नहीं करते थे। CEV इज़ डेडिकेटेड टू हिज आर्ट। डेडिकेटेड यानी समर्पित, वह अपने कला के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित था। बट सीवीज फादर्स टू वॉन्ट्स टू मेक हिज सन ए लर्न पर्सन। लर्न यानी पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति, लेकिन उसके पिता चाहते थे कि सीवी एक पढ़ा लिखा लर्न व्यक्ति बन जाए, अपने पढ़ाई से इसका ध्यान ना भटके। हिज फादर डज नॉट लाइक हिज सन वर्क्स वॉट एवर सीवी इज डूइंग। सीवी जो कुछ भी करता था उसके पिता को ये सब पसंद नहीं आता था। सीवीज फादर डज नॉट वांट टू लिसन एनी कंप्लेंट्स अगेंस्ट हिज सन। कंप्लेंट्स यानी शिकायतें। जिस स्कूल में वो पढ़ता था सीवी के पिता चाहते थे कि उस सीवी की कोई भी शिकायत उसे ना सुननी पड़े।
ही वॉन्ट्स हिज सन टू लीव दिस अनवांटेड वर्क। वो चाहते थे कि उसका बेटा ये जो अनवांटेड अनचाहा काम है इसको छोड़ दे। वन डे सीवी वॉज कॉच्ड बाय हिज टीचर वाइल पॉलिशिंग द गड इन द क्लास। एक दिन सीवी ने क्या किया, अपने गड को क्लासरूम में लेके चला गया, स्कूल लेके चला गया। इथिक्स का क्लास चल रहा था। वो जो मास्टर थे वो जापान के दूसरे हिस्से से आते थे। उन्होंने इसको पकड़ लिया रंगे हाथों। उसके बाद देखिए क्या हुआ। टीचर स्नैच द गड, स्नैच यानी छीन लिया। टीचर ने उस गड को छीन लिया। गेव इट टू एन ओल्ड पॉटर। ओल्ड पॉटर यानी अटेंडेंट, जो सहायक होते हैं स्कूल में, आप चपरासी भी बोल सकते हैं, उसको दे दिया। एंड कंप्लेन टू सीवी पेरेंट्स, और सीवी पेरेंट्स के घर पर गए कंप्लेन करने के लिए कि ये जो माता पिता की जिम्मेदारी है कि उसका बेटा सही से काम करे, लेकिन ये तो महिलाओं वाले काम कर रहा है। सीवीज फादर पनिशेस हिज सन ए लॉट, और पनिशेस यानी सजा देना। सीवी के पिता ने सीवी की पिटाई भी की। एंड कंपेल्स हिम टू लीव दिस आर्ट, कंपेल्स यानी दबाव दिया, और उन्होंने कहा कि उस पर जोर दिया, उसे मजबूर किया कि तुम इस कला को छोड़ दो। फाइनली इट इज एन ऑसम प्रेजेंटेशन ऑफ शिगा नोया वेयर द ब्यूटीफुली शोज हाउ टैलेंट इज वेस्टेड बाय द फैमिली एंड द मेंटर। कहने का मतलब है ये बहुत ही अच्छी कहानी है शिगा नोया की, जो बहुत ही सुंदरता से पेश करती है कि किस प्रकार टैलेंट यानी प्रतिभा को उसके परिवार के द्वारा, मेंटर यानी टीचर के द्वारा, उसके गुरु के द्वारा बर्बाद कर दिया जाता है। सीवी वॉज ए गुड आर्टिस्ट, सीवी एक अच्छा कलाकार था। बट ही लॉस्ट हिज कैरियर, लेकिन उसने अपनी नौकरी गंवा दी, इस कला को गंवा दिया। बिकॉज ऑफ पेरेंट्स एंड इंडल, अपने माता पिता की वजह से, अपने बड़ों की वजह से। हिज वन गॉड इज सोल्ड फॉर 600 येन, और उसका एक गढ़ जो है 600 येन में बिका था। दिस इज ए डायडेटिक स्टोरी, डायडेटिक यानी एक शिक्षाप्रद कहानी है। इट गिव्स द मैसेज दैट वी शुड गिव ए चांस टू आवर चाइल्ड अकॉर्डिंग टू हिज टैलेंट। ये हमें यह मैसेज देती है कि किसी को भी, अपने बच्चों को जो भी उसका टैलेंट है उसी में उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसमें कम से कम उसे एक मौका देना चाहिए ताकि वो अपने आप को साबित कर सके। दोस्तों, इसका पूरा समरी कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज हम ए मैरिज प्रपोजल यानी विवाह प्रस्ताव का पूरा समरी करने वाले हैं। एग्ज़ाम में आपको ये समरी पूछा जाएगा, जिसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। A marriage proposal is an interesting drama written by Russian writer Anton Chekhov. A marriage proposal एक रोचक ड्रामा है जो कि रूसी लेखक एंटन चेखोव के द्वारा लिखी गई है। दिस प्ले यानी नाटक प्रेजेंट्स ए ट्रू पिक्चर ऑफ विलेज लाइफ, ये गांव के जीवन की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करती है। इन दिस प्ले, इस नाटक में द 3 कैरेक्टर्स आर चुबुकोव, नटालिया एंड नोवोव। इसमें 3 चरित्र हैं, जिसमें पहला चुबुकोव है जो कि नतालिया का पिता है और जमींदार है। नतालिया चुबुकोव की बेटी है और लोमोव इन दोनों का पड़ोसी है। दे ऑल आर नेबर्स, तीनों पड़ोसी हैं। लोमो प्लान्स टू प्रपोज ए गर्ल नटालिया हु ऑलरेडी लव्स हिम सीक्रेटली। लोमोव तैयारी करता है कि मैं एक लड़की को, नटालिया को प्रपोज करूं, क्योंकि नतालिया भी मन ही मन उससे प्रेम करती थी। द ट्रबल बिगन्स व्हेन ही रीचेज हर हाउस टू आस्क हर फॉर हैंड टू गेट मैरिड। ट्रबल यानी परेशानी, परेशानी तब शुरू होती है जब वो चुबुकोव के घर जाता है नतालिया का हाथ मांगने के लिए। नतालियाज फादर चुबुकोव इज़ वेरी हैप्पी। नतालिया के पिता चुबुकोव बहुत खुश हो जाते हैं टू हियर द न्यूज़, इस न्यूज़ को सुनकर। बट लोमोव इज मिसअंडरस्टूड बाय नतालिया, लेकिन नतालिया जो है गलत समझ लेती है लोमोव के बारे में। सून नटालिया एंड लोमोव स्टार्ट क्वारलिंग ऑन द इशू ऑफ ए पीस ऑफ लैंड। कुछ देर के बाद ही नतालिया और लोमोव भूमि के एक टुकड़े पर लड़ने लगते हैं। नतालिया इंसल्ट्स लोमोव, नतालिया लोमोव की बेइज्जती करती है। एंड ही लीव्स द प्लेस होपलेसली, और लोमोव को वह स्थान छोड़ना पड़ता है निराशा से। When नटालिया comes to know that he had come to propose to her, जब नतालिया को अपने पिता से पता चलता है
कि लोमोव मुझे प्रपोज करने यानी मुझसे शादी करने आया था। शी वीप्स एंड क्राइज बिकॉज शी फील्स दैट शी इज़ लूजिंग हर चांस टू मैरी लोमोव टू। तो वह रोने लगती है और चीखने लगती है क्योंकि अब उसे यह एहसास होता है कि अब वो लोमोव से शादी नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसने लोमोव की ज़बरदस्त बेइज्जती की थी। इतनी बेइज्जती के बाद कौन शादी करेगा। इन द लास्ट सीन नतालियाज फादर अपील्स टू लोमोव। अपील यानी प्रार्थना करना। लास्ट सीन में भी कुत्ते पर झगड़ा होने लगता है, लेकिन नतालिया के पिता सब बातों को संभालते हैं और लोमोव से प्रार्थना करते हैं, नतालिया से प्रार्थना करते हैं कि तुम दोनों ये शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लो और मुझे चैन से जीने दो। इन दिस वे देयर हॉट सेलिब्रेशन टर्न्स इनटू कूल मैरिज। इस प्रकार से ये जो पहले झगड़ा हुआ था वो धीरे धीरे मैरिज में समाप्त होती है, विवाह में समाप्त होती है। द स्टोरी ऑफ द ड्रामा ब्यूटिफुली इलस्ट्रेट दैट एट द एंड ऑफ द डे। ये ड्रामा ये साबित करती है कि दिन के अंत में वी आर ऑल ह्यूमन आफ्टर ऑल, कि हम सब प्राणी हैं अंत में। क्योंकि जब आप स्टोरी को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इतना झगड़ा होता है, दोनों एक दूसरे को इतनी गालियां देते हैं और पुराने बातों को बताते हैं कि कौन किसके परिवार में किसने क्या कर दिया, लेकिन अंत में सब एक दूसरे से मेल हो जाते हैं और विवाह का प्रस्ताव पारित होता है। दोस्तों, इससे रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज हम अ पिंच ऑफ स्नैप का पूरा समरी करने वाले हैं, जिससे कि आपको ये चैप्टर समझ में तो आएगा ही, लेकिन एग्ज़ाम में किसी एक चैप्टर का समरी लिखने आता है जिसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। पिंच का मतलब होता है चुटकी और स्नफ का मतलब होता है तंबाकू, तंबाकू इन पाउडर फॉर्म। कुछ लोग इसको पाउडर फॉर्म में लेते हैं। अ पिंच ऑफ स्नफ हैज़ बीन रिटन बाय मनोहर मालगांवकर। यह कहानी मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखी गई है। एन आउटस्टैंडिंग इंडो एंग्लियन राइटर। आउटस्टैंडिंग यानी ज़बरदस्त, इंडो एंग्लियन यानी जो ऐसे राइटर जो होते भारतीय हैं लेकिन अपनी सारी रचनाओं को अंग्रेजी भाषा में करते हैं। इट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंटरटेनिंग स्टोरी। यह बहुत ही रोचक और मज़ेदार कहानी है। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में द राइटर एक्सप्लेन द कैरेक्टर ऑफ हिज मटेरियल अंकल नानू काका। इस कहानी में राइटर जो है एक कैरेक्टर है लेखक, वक्ता जो कि बोल रहा है, उसके एक है मामा जी का नाम है नानू काका। उन्हीं के बारे में ये पूरी कहानी है। वो ऑलवेज टेल ए लाई, लाई यानी झूठ, हमेशा झूठ बोलते हैं। एंड चीट्स ऑन अदर इन हिज ऑन वे, और हमेशा दूसरों को अपने तरीके से धोखा देते हैं, उल्लू बनाते हैं। नानू काका अराइव्स एट द हाउस ऑफ द राइटर हु इज़ ए डिप्यूटी सेक्रेटरी ऑन प्रोवेशन अंडर ए मिनिस्ट्री। नानू काका लेखक के घर पर आते हैं। लेखक क्या है तो डिप्यूटी सेक्रेटरी ऑन प्रोवेशन। प्रोवेशन का मतलब होता है परिवीक्षा काल, जिसमें नवनियुक्ति व्यक्ति यानी वैसी व्यक्ति जिसकी कि नई जॉब हुई हो, उसको जो है उसकी योग्यता की परख की जाती है, तो वह किसी मिनिस्ट्री में प्रोवेशन पर डिप्यूटी सेक्रेटरी है। दो ही डज नॉट लाइक नानू काका। ये जो भांजे हैं इनको अपने मामा जी बिल्कुल पसंद नहीं है। ये अकॉम्पनीज हिम टू प्लीज ही मदर, लेकिन फिर भी वो उनका साथ देते हैं। क्यों? क्योंकि माँ जो है वो माँ के भाई है और माता जी को मामा जी से बहुत ज़्यादा प्यार है। नानू काका वांटेड टू मीट ए मिनिस्टर, और नानू काका का इनके घर आने का एकमात्र कारण था कि वो कुछ मिनिस्टर से, मंत्री से मिलना चाहते थे। सो ही वेंट टू सी द मिनिस्टर, इसलिए वह मिनिस्टर को देखने के लिए जाते हैं। बट ही डिड नॉट गेट एन अपॉइंटमेंट, यानी लेकिन उन्हें उनसे मिलने का अवसर नहीं मिलता है। टू गेट इन टच विद द मिनिस्टर वाइल ही इज कॉल्ड ए मीटिंग विद द मिनिस्टर आफ्टर 3 days, लेकिन जबकि उन्हें कहा जाता है कि अगर आपको मिनिस्टर से मिलना है तो आपको 3 दिन के बाद का समय दिया जाता है। एट लास्ट नानू काका प्लेज ए ट्रिक टू फुलफिल हिज एम ऑफ सीइंग ए मिनिस्टर। अब देखिए, यहाँ पे गए तो पहले तो मिनिस्टर से मिलने नहीं दिया गया, 3 दिन का और समय बढ़ा के दे दिया गया, और अगर 3 दिन बाद ये जाते तो फिर 3 महीने का, 3 साल का, ऐसे करके इन्हें समय दिया जाता और मिनिस्टर कभी नहीं मिलता। तो नानू काका ने मिनिस्टर से मिलने के लिए एक चाल चली, ट्रिक, एंड ही रियली सक्सीडेड इन डूइंग सो, और चूँकि झूठ बोलना तो इनका पेशा था तो ये उसमें सफल भी हो गए। नानू काका हायर से रॉयल कार,
एक रॉयल कार नानू काका लेते हैं, दैट इज ड्राइवन बाय द राइटर हिमसेल्फ, जो कि राइटर चलाते हैं। नानू काका हिमसेल्फ ड्रेस्ड लाइक एन एस्ट्रोलॉजर, और नानू काका बन के कैसे जाते हैं, तो एक एस्ट्रोलॉजर के जैसे। एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है अ स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, यानी ज्योतिष शास्त्र का जानकार। एंड रीचेज द रेसिडेंस ऑफ द मिनिस्टर, और रेसिडेंस यानी आवास, और मिनिस्टर के आवास पे पहुंच जाते हैं। इन द विजिटर्स बुक ही राइट हिज फॉल्स एड्रेस शोइंग हिमसेल्फ एज द हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ नेन्नौर। और जब ये मिलने गए वहाँ पे, तो विजिटर का बुक रखा होगा जिसमें कि किसी व्यक्ति को पता डालना पड़ता है कि आप कौन हैं, आपकी आइडेंटिटी क्या है। तो इन्होंने खुद को महाराजा ऑफ नेन्नौर का हेरिडिटरी यानी पुश्तैनी, यानी जो पुश्त से पुश्त चला रहा है, यानी उस पुश्त में यही ज्योतिषी थे एस्ट्रोलॉजर, या फिर ये थे, इनके पीछे के परिवार थे पुश्तैनी एस्ट्रोलॉजर। महाराजा ऑफ नेन्नौर के पुश्तैनी ज्योतिषकार, ज्योतिष शास्त्र, इन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। एज सून एज द मिनिस्टर सी द एड्रेस, तो मिनिस्टर ने उस पते को देखा। जैसे ही देखा, ही बिकम्स वेरी रेस्टलेस टू सी द एस्ट्रोलॉजर। रेस्टलेस यानी बेचैन, यानी वो नानू काका जो कि असल में कोई एस्ट्रोलॉजर थे नहीं, लेकिन पता लिखा हुआ था, और वो बेवकूफ़, और वो मंत्री भी बेवकूफ़ था, वो भी इनसे मिलने के लिए बेचैन हो गया। राइटर वंडर्स एट नानू काका, और जो लेखक है वो तो चुपचाप ये सब ड्रामा देख रहा था। वंडर, बड़ा ही आश्चर्य होता है उसे नानू काका पे। आर्ट ऑफ लाइंग एंड विनिंग द ट्रस्ट ऑफ द पावरफुल। मिनिस्टर्स लोग क्या होते हैं, बड़े ताकतवर होते हैं, शक्ति होती है, सरकारी शक्ति होती है। और राइटर ने देखा कि कैसे नानू काका ने झूठ बोल के और जरूर करें।